नमस्कार मित्रों, हिंदी में हम पढ़ने जा रहे हैं समास। और समास की बात करें तो अब तक हम दो समास पढ़ चुके हैं। पहला जो था वो आपके अव्ययी भाव समास, दूसरा जो हमने पढ़ा वो था तत्पुरुष समास, और तीसरा जो समास पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कर्मधारय समास। देखें, कर्मधारय समास आपके तीन बातें कहता है। पहली बात कहता है कि एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है। दूसरी बात कहता है कि उपमान उपमेय का संबंध होता है। तीसरी बात कहता है कि रूपी शब्द जुड़ता है। ये तीनों बातें आपके कर्मधारय समास में बताई जाती है। पढ़ते हैं समास का तीसरा प्रकार जिसका नाम है कर्मधारय समास। यहां पर देखें, एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है। ये जरूरी नहीं कि पहला पद विशेषण हो, पहला पद विशेष्य भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि पहला पद विशेष्य हो, पहला पद विशेषण भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि दूसरा पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य भी हो सकता है। यहाँ पर पहली बात कही ही कर्मधारय समास में कि एक पद तो विशेषण और एक पद विशेष्य होता है। दूसरी बात कहता है आपके कर्मधारय समास कि उपमान और उपमेय का संबंध होता है। उपमान और उपमेय दोनों के मध्य संबंध, जैसे बात करें हम विशेषण, जो विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यहां पर देखें, तीसरी बात है कि सामासिक विग्रह में रूपी शब्द जुड़ता है। आपके जो कर्मधारय समास है वो तीन बातें कहता है। पहली बात कहता है कि एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है। दूसरी बात कहता है कि उपमान उपमेय का संबंध होता है। तीसरी बात कहता है कि सामासिक विग्रह में रूपी शब्द जुड़ता है तो भी आपके समास कर्मधारय कहलाता है। कुछ पदों के सामासिक विग्रह में है जो भी जुड़ता है इसका विशेष ध्यान रहे। एक पद विशेषण, एक पद विशेष्य। जैसे बात करें पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, नील कमल, नीला जो कमल। तो बढ़ रहे हैं उदाहरणों की ओर कि एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य। जो विशेषता बताए वो तो विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। जैसे यहां पर उदाहरण देखें हम, जैसे है आपके पुरुषोत्तम, जैसे है आपके नील कमल, जैसे है आपके महापुरुष, जैसे है आपके महर्षि, जैसे है आपके कुमति, जैसे है आपके कुपुत्र। यहां पर देखें, सामासिक विग्रह में है जो का प्रयोग आपके कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों में किया जाता है। पर ध्यान रहे, यहां पर है जो जुड़ता है, जबकि बहुब्रीहि समास में है जो के साथ जिसका, जिसकी, जिसके का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रहे। पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम या पुरुष है जो उत्तम। तो यहां पर देखें, पुरुष कैसा है? उत्तम है। जो विशेषता बताता है वो तो आपके विशेषण कहलाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपके विशेष्य कहलाता है। तो यहां पर पुरुष की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? उत्तम। तो पुरुष तो आपके क्या है? विशेष्य। और उत्तम क्या है? विशेषण। कि जिसकी विशेषता बताता है वो तो विशेष्य कहलाता है और जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। ये ध्यान रहे। देखें, सामासिक विग्रह जब करें, पुरुष जो उत्तम या है जो उत्तम,
यहां पर देखें पुरुष इसमें क्या है, पुरुष इसमें है आपके विशेष्य और उत्तम आपके है विशेषण। और विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किस समास में होता है, कर्मधारय समास में होता है। जैसे नीलकमल की बात करें, नीला जो कमल, यहां पर देखें नीला जो कमल, कमल की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, नीला, और जो विशेषता बताता है वो तो आपके विशेषण। तो यहां पर नीला क्या है, विशेषण, और कमल क्या है, विशेष्य, क्योंकि कमल की विशेषता बताई जा रही है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं, जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। महान जो है पुरुष, यहां पर देखें महान है जो पुरुष, तो यहां पर पुरुष की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, महान, तो पुरुष तो यहां पर क्या है, विशेष्य, और महान क्या है आपके विशेषण। महर्षि, महान है जो ऋषि, यहां पर ऋषि कैसा है, महान, तो ऋषि तो आपके क्या हुआ, विशेष्य, और महान क्या है आपके विशेषण। यहां पर देखें कुमति, कुत्सित है जो मति, मति कहते हैं बुद्धि को, तो यहां पर बुद्धि की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, कुत्सित, तो यहां पर मति तो क्या है, विशेष्य, और कुत्सित क्या है आपके विशेषण। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र, यहां पर पुत्र की विशेषता बताई जा रही है, पुत्र कैसा है, बुरा, तो पुत्र तो क्या है आपके विशेष्य और बुरा क्या है विशेषण। तो विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किस समास में किया जाता है, कर्मधारय समास में किया जाता है, इसका ध्यान रहे। यहां पर देखें कर्मधारय समास कहता है तीन बातें। पहली बात है एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है। दूसरी बात कहता है उपमान उपमेय का संबंध होना चाहिए। तीसरी बात कहता है सामासिक विग्रह में रूपी शब्द जुड़ता है। यहां पर देखें पुरुषोत्तम, नीलकमल, महापुरुष, महर्षि, कुमति, कुपुत्र। यहां पर आगे देखें मंद बुद्धि, चरम सीमा, लाल मिर्च, कृष्ण पक्ष। यहां पर देखा हमने मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, चरम है जो सीमा, लाल है जो मिर्च, कृष्ण पक्ष की बात करें काला है जो पक्ष, शुभागमन, शुभ है जो आगमन। यहां पर देखें मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, चरम सीमा, चरम है जो सीमा, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, कृष्ण पक्ष, काला है जो पक्ष, शुभागमन, शुभ है जो आगमन। तो यहां पर देखें एक पद तो आपके क्या बताता है विशेषता, और एक की क्या बताई जाती है विशेषता। तो जो विशेषता बताता है उसे तो हम क्या कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं विशेष्य। विशेषण विशेष्य का प्रयोग आपके कर्मधारय समास किसमें होता है, कर्मधारय समास में। जैसे घनश्याम, तो ध्यान रहे घनश्याम आपके बहुव्रीहि में भी आता है, कर्मधारय में भी आता है, घन जैसा श्याम। मंद है जो बुद्धि, चरम है जो सीमा,
लाल है जो मिर्च, काला है जो पक्ष, शुभ है जो आगमन, घन जैसा श्याम, यहाँ पर देखें उदाहरणों की बात करें, पुरुषोत्तम, नीलकमल, महापुरुष, महर्षि, कुमति, कुपुत्र, मंदबुद्धि, चरम सीमा, लाल मिर्च, कृष्ण पक्ष, शुभागमन, घनश्याम। तो यहाँ पर एक पद तो क्या है विशेषण और एक पद क्या है विशेष्य। जो विशेषता बताए वो तो विशेषण कहलाता है और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर देखें कर्मधारय समास कहता है कि एक पद विशेषण एक पद विशेष्य होना चाहिए, उपमान उपमेय का संबंध होना चाहिए, सामासिक विग्रह में रूपी शब्द जुड़ना चाहिए। जो आगे उदाहरण पढ़ेंगे हम रूपी के, जैसे आता है मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद, भव सागर, भव रूपी सागर, वचनामृत, वचन रूपी अमृत, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो यहाँ पर रूपी शब्द जुड़ता है विग्रह में, और जब रूपी शब्द जुड़ता है तो रूपी कर्मधारय समास में जुड़ता है। किसमें जुड़ता है? कर्मधारय समास में जुड़ता है। पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, नीलकमल, नीला जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महर्षि, महान है जो ऋषि, कुमति, कुत्सित है जो मति, कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र, मंदबुद्धि, मंद है जो बुद्धि, चरम सीमा, चरम है जो सीमा, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, कृष्ण पक्ष, काला है जो पक्ष, शुभागमन, शुभ है जो आगमन, घनश्याम, घन जैसा श्याम। तो यहाँ पर देखा अभी हमने विशेषण विशेष्य के उदाहरण पढ़े। इससे आगे जो पढ़ेंगे हम रूपी सामासिक विग्रह में रूपी शब्द जुड़ता है। देखते हैं अगले उदाहरणों को। जैसे है आपके मुख चंद्र, जैसे है आपके चरणारविंद, जैसे है आपके क्रोधाग्नि, जैसे है आपके भवसागर, जैसे है आपके विद्याधन, जैसे है आपके वचनामृत, यहां पर देखें मुख चंद्र, चरणारविंद, क्रोधाग्नि, भवसागर, विद्याधन, वचनामृत। यहाँ पर जब इन शब्दों का सामासिक विग्रह करेंगे तो विग्रह में रूपी शब्द जुड़ता है, और रूपी शब्द किस समास में? कर्मधारय समास में जुड़ता है। इसका विशेष ध्यान रहे। मुख रूपी चंद्रमा, चरण रूपी अरविंद, क्रोध रूपी अग्नि, भव रूपी सागर,
विद्या रूपी धन, वचन रूपी अमृत, यहाँ पर ये रूपी जो शब्द है, ये रूपी शब्द आपके किस में जुड़ता है? कर्मधारय समास में जुड़ता है। रूपी शब्द आपके कर्मधारय समास में जुड़ता है, इसका विशेष ध्यान रहे। जैसे मुख चंद्र का मुख रूपी चंद्रमा, चरणारविंद का चरण रूपी अरविंद, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, भव सागर भव रूपी सागर, विद्या धन विद्या रूपी धन। यहाँ पर देखें वचनामृत वचन रूपी अमृत। तो यहाँ पर देखा हमने ये उदाहरण रूपी वाले हैं, और रूपी का प्रयोग किस समास में होता है? कर्मधारय समास में होता है। एक पद विशेषण एक पद विशेष, उपमान उपमेय का संबंध, सामासिक विग्रह में रूपी शब्द जुड़ता है। मुख चंद्र मुख रूपी चंद्रमा, चरणारविंद चरण रूपी अरविंद, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, भव सागर भव रूपी सागर, विद्या धन विद्या रूपी धन, वचनामृत वचन रूपी अमृत। तो यहाँ पर हमने रूपी वाले जो उदाहरण हैं उनको देखा, और रूपी का प्रयोग आपके किस समास में होता है? कर्मधारय समास में। इससे आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो चौथा जो प्रकार है समास का, वो है आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बात करें, द्वंद्व समास कहता है आपके कि दोनों पद प्रधान होने चाहिए। दोनों पद प्रधान होते हैं किस समास में? द्वंद्व समास में। ध्यान रहे, दोनों पद क्या होते हैं? समान होते हैं, समानता, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे बात करें विलोम शब्दों का प्रयोग भी आपके द्वंद्व समास में होता है, और या का प्रयोग भी आपके द्वंद्व समास में होता है। तो द्वंद्व समास भी तीन बातें कहता है। पहली बात तो कहता है दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरी बात कहता है विलोम शब्दों का प्रयोग द्वंद्व समास में होता है, और विग्रह में और या जुड़ता है। ध्यान रहे, चौथा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में तीन बातें हैं। पहली बात है दोनों पदों की प्रधानता, दूसरी बात है विलोम शब्दों का प्रयोग, तीसरी बात है विग्रह में और या का प्रयोग। समास का जो चौथा प्रकार है वो है आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बात करें, द्वंद्व समास तीन बातें कहता है। पहली बात कहता है दोनों पद प्रधान। दूसरी बात कहता है विलोम शब्द। विलोम शब्द भी किस में आते हैं? द्वंद्व समास में आते हैं। तीसरी बात कहता है विग्रह में और या का प्रयोग। द्वंद्व समास पढ़ने जा रहे हैं। द्वंद्व समास तीन बातें कहता है। पहली बात कहता है दोनों पद प्रधान होने चाहिए, दोनों पदों की प्रधानता होती है। दूसरी बात कहता है विलोम शब्दों का प्रयोग किस समास में किया जाता है? द्वंद्व समास में किया जाता है। और विग्रह में और या का प्रयोग किया जाता है या और या जुड़ता है। तो यहाँ पर देखें
जैसे आपके हैं माता पिता, जैसे है आपके दाल रोटी, जैसे है आपके अन्न जल, जैसे आपके है फल फूल, जैसे आपके है पाप पुण्य, जैसे है आपके जलवायु, जैसे है आपके शस्त्रास्त्र, जैसे है आपके कृष्णार्जुन, जैसे है आपके रुपया पैसा, जैसे है आपके भला बुरा, जैसे है आपके लाभ हानि, जैसे है आपके जीवन मरण। तो यहां पर देखें, माता और पिता, माता भी प्रधान है तो पिता भी प्रधान है। दाल और रोटी, अन्न और जल, फल और फूल, पाप और पुण्य, जल और वायु, शस्त्र और अस्त्र, कृष्ण और अर्जुन, रुपया, पैसा, भला या बुरा, लाभ या हानि, जीवन या मरण। और भी उदाहरण हैं इसके। माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, अन्न जल, अन्न और जल, फल फूल, फल और फूल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जलवायु, जल और वायु, शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, रुपया पैसा, रुपया और रुपया या पैसा, भला बुरा, भला या बुरा, लाभ हानि, लाभ या हानि, जीवन मरण, जीवन या मरण, रात दिन, रात या दिन। तो यहाँ पर देखें, भला का विलोम क्या है? बुरा। लाभ का विलोम क्या है? हानि। जीवन का विलोम क्या है? मरण। तो विलोम शब्दों का प्रयोग किसमें होता है? द्वंद्व समास में होता है। तो विलोम का प्रयोग दोनों पदों की प्रधानता, जैसे माता भी प्रधान है तो पिता भी प्रधान है, दाल प्रधान तो रोटी भी प्रधान, अन्न प्रधान तो जल भी प्रधान, फल प्रधान तो फूल भी प्रधान, पाप प्रधान तो पुण्य भी प्रधान, जल प्रधान तो वायु भी प्रधान, शस्त्र प्रधान तो अस्त्र भी प्रधान, कृष्ण प्रधान तो अर्जुन भी प्रधान, रुपया प्रधान तो पैसा भी प्रधान, भला प्रधान तो बुरा भी प्रधान, लाभ प्रधान तो हानि भी प्रधान, जीवन प्रधान भी और मरण प्रधान भी, मरण भी प्रधान। तो यहाँ पर देखें, द्वंद्व समास कहता है कि दोनों पद क्या होने चाहिए? प्रधान होने चाहिए। विलोम शब्दों का क्या होना चाहिए? प्रयोग होना चाहिए। विग्रह में और या का प्रयोग होना चाहिए। तो आपके कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे आगे पढ़ते हैं और उदाहरण,
माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, अन्न जल, अन्न और जल, फल फूल, फल और फूल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जलवायु, जल और वायु, शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, रुपया पैसा, रुपया या पैसा, भला या बुरा, लाभ हानि, लाभ या हानि, जीवन मरण, जीवन या मरण। आगे देखें, अपना पराया, शीतोष्ण, शीता तप, रात दिन, यहाँ पर देखें अपना या पराया, शीत या उष्ण, शीत या आतप, रात या दिन, यशापयश, यश या अपयश, देखें यहाँ पर पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास 3 बातें कहता है। दोनों पद प्रधान होने चाहिए, विलोम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, विग्रह में और या का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर अपना पराया, अपना या पराया, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, शीतातप, शीत या आतप, रात दिन, रात या दिन, यशा अपयश, यश या अपयश। यहाँ पर देखें अपना पराया विलोम, शीत का उष्ण विलोम, शीत का आतप विलोम, रात का दिन विलोम, यश का अपयश विलोम। और विलोम शब्दों का प्रयोग आपके द्वंद्व समास में किया जाता है, तो ये ध्यान रहे। जैसे शस्त्रा शस्त्र है, कृष्ण अर्जुन है, रुपया पैसा है, भला बुरा है, लाभ हानि है, जीवन मरण है। ये सभी जो उदाहरण हैं आपके द्वंद्व समास के हैं। आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो आपके 5वां जो प्रकार है वो द्विगु समास आता है। और द्विगु का अर्थ होता है 2 गायों का समूह। तो ध्यान रहे, दो आपके क्या है, संख्या है। और जब संख्या प्रथम पद में यदि संख्या हो तो आपके द्विगु समास कहलाता है। पर ध्यान रहे वो जो संख्या है वो समूह का बोध करानी चाहिए। एक से समूह नहीं बनता, कम से कम समूह के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। इसलिए द्विगु जो आपके समास है, द्वि का मतलब है 2। नाम से ही पता चल रहा है क्या जुड़ी हुई है, संख्या जुड़ी हुई है। और संख्या जुड़ने के कारण ही इस समास का नाम क्या पड़ा, द्विगु समास पड़ा। द्विगु समास आपके 3 बातें कहता है। प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए। प्रथम पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची। कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची हो जाता है। जैसे बात करें पक्ष द्वय, संख्या कहाँ जुड़ी हुई है, उत्तर पद में। जैसे आता है संकलन त्रय, संख्या कहाँ जुड़ी हुई है, उत्तर पद में। कभी कभी कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो उत्तर पद में संख्या जुड़ जाती है। तो ध्यान रहे, प्रथम पद संख्यावाची होता ही है, पर कभी कभी उत्तर पद में भी संख्या आ जाती है। वो संख्या आपके समूह और समाहार का बोध कराती है। और विग्रह में समूह या समाहार शब्द जुड़ता है तो आपके कौन सा समास कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है।
आज की क्लास में अभी हमने दो समासों के बारे में पढ़ा। एक तो पढ़ा है आपके कर्मधारय समास के बारे में और एक पढ़ा हमने द्वंद्व समास के बारे में। एक बार वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूं दोनों समासों को। कर्मधारय समास कितनी बातें कहता है? 3 बातें। पहली बात कहता है एक पद विशेषण एक पद विशेष। दूसरी बात कहता है आपके जो उपमान उपमेय होता है उस उपमान उपमेय का संबंध होता है। और तीसरी बात कर्मधारय कहता है कि रूपी शब्द जुड़ता है। किसमें जुड़ता है? विग्रह में जुड़ता है। उसी प्रकार अगला जो हमने समास पढ़ा है द्वंद्व समास भी 3 बातें कहता है। पहली बात कहता है दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरी बात कहता है कि विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। और तीसरी बात कहता है कि उसके विग्रह में और या का प्रयोग होता है। तो ज्यादातर जो विलोम शब्दों में उदाहरण लिए हमने, विलोम शब्द द्वंद्व समास में विलोम शब्द के उदाहरण लिए और विलोम शब्द का प्रयोग एक ही समास में किया जाता है जिसका नाम है द्वंद्व समास। जैसे अपना पराया, शीतोष्ण, सीता तप, रात दिन, यशापयश, भला बुरा, लाभ हानि, जीवन मरण, तो ये सब क्या हैं? आपके विलोम हैं और विलोम का प्रयोग आपके द्वंद्व समास में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली क्लास में अब 2 समास बचे हैं, जिनको 2 समास जो आपके हैं, एक तो है आपके द्विगु समास और एक है बहुब्रीहि समास, उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।